हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है और सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये वीडियो लेक्चर 2 है, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स टाइप्स, प्रोग्रेस एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन क्या होती है उसको समझेंगे और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से दूर लेके जाता है और कैथोड के पास लेके जाता है। तो उस ड्राइविंग फोर्स को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। और सिंपल टर्मिनोलॉजी से समझें, इलेक्ट्रोड पर डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डेवलप होता है? क्योंकि मेटल का जो इलेक्ट्रोड है और जो आयंस हैं उनमें ऑपोजिट चार्ज है, उस वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ मेटल के इलेक्ट्रोड पर, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आइए जरा एक बार इसको समझते हैं और अच्छे से। द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से दूर पुश करता है और उसको कैथोड के तरफ पुल करता है, उस ड्राइविंग फोर्स को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। जो इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्यों दिया गया है उसको भी समझ लें। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तरह से क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, विच इज डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उस पर कोई और चार्ज होगा और उसके जो आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर उस पर कोई और चार्ज होगा, और दोनों पे जब ऑपोजिट चार्ज होगा, डेवलप होगा, तो वहां पे ऑपोजिट चार्ज जब प्रेजेंट होगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया है तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आराम से कर सकते हैं। इसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उसको जरा समझें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम मेजर करें उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एसईपी कहेंगे या ई नॉट कहेंगे। अब दिमाग में एक बात आती है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है आपने जो सॉल्यूशन ले रखा है उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर अगर बात कर रहे हैं तो 298 केल्विन या 25 डिग्री हो, प्रेशर या गैसियस इलेक्ट्रोड आपने लिए हैं तो वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर गैस का प्रेशर हो। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हुए जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखिए आगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस एट 1 m कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये तरह से जो डेवलप किसके बीच में हो रहा है? मेटल के इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। आयंस के जो सॉल्यूशंस हैं, राइट, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो वाले आयंस और मेटल के इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो कब? जब आपके पास कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। अब एक बार आगे देखिए, इसकी बाकी कंडीशंस भी बात करते हैं। At 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature is called as standard electrode potential। यानी अगर आपने टेम्परेचर की बात की है तो टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर की बात की है तो 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और अगर आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। इन तीनों स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा मेटल के इलेक्ट्रोड और उसके आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसके बीच में, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसे ई नॉट से डिनोट करते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको एसओपी भी कहते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसे एसआरपी भी कहा जाता है, इसे ई नॉट रिडक्शन से डिनोट करते हैं, राइट। अब एक एक करके हम दोनों की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात आप दिमाग में रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की या जनरल बात कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भी यही 2 टाइप हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने
कंसेप्ट्स को समझाने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इसीलिए हम इन्हीं दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसओपी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एसआरपी। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको ई नॉट ऑक्सी से डिनोट किया जाता है, और यह है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी। अब जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, कहां हो रही है? एनोड पे। वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा ऑक्सीडेशन की वजह से एनोड पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसको क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, अभी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहां हो रही है? एनोड पे। वहां पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अब आगे देखिए, ये क्या होता है? इट डिनोट्स द टेंडेंसी ऑफ एन स्पीसीज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडाइज्ड होने की जो टेंडेंसी है, वो हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। कैसे? ग्रेटर द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। यानी जितना किसी स्पीसीज के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एसओपी का वैल्यू होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज्ड होने की। अगर हम बात करें मेटल्स की, क्योंकि जनरली हम मेटल्स के रेफरेंस में बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर मेटल्स क्या होगी? मेटल जब सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज होगा और सॉल्यूशन में जाएगा, Mn प्लस बनाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा। और यहां पर जब वो सॉल्यूशन में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में, तो Mn प्लस एक्वस आयन स्पीसीज हमारे पास बन जाएगी और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिलीज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर मेटल्स, राइट। और ये हमने सारी बात कर ली किसके बारे में? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, जो कि सिंपल अगर हम बात समझें कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसको एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब हम आगे बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इसको एसआरपी जैसे बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो रिडक्शन हाफ सेल है, जो हमारे पास कैथोड है, वहां पे जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या कह देंगे? इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए है, उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होने की या ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी को शो करता है, वैसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को शो करता है। तो हम क्या कह देंगे? इट डिनोट्स द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीसीज टू गेट रिड्यूस्ड। किसी भी स्पीसीज की जो रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी है, वो पता चलती है कहां से? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। कैसे पता चलती है? ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही उस स्पीसीज का रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। अगर हम मेटल के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? Mn प्लस एक्वस, यानी मेटल का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वहां से मेटल सॉलिड बना लेगा। अब ये जो Mn प्लस है, n क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो मेटल की स्पीसीज पे डेवलप हुआ है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये स्पीसीज प्रेजेंट है और इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन कर लिए हैं, वहां से m सॉलिड आपके पास बन जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो हमने बात की किसकी हो गई? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप्स की बात कर ली, एक हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अभी तक हमारे पास वो सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज की बात नहीं की जो हमको नेट एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और ई नॉट सेल, राइट। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। देखिए, हमारे पास दो
हाफ सेल हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोडिक हाफ सेल में भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कैथोडिक हाफ सेल में भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। एनोडिक हाफ सेल में हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो रही है कैथोडिक हाफ सेल में। तो एनोड और कैथोड पे जो हाफ सेल रिएक्शन हुई, उन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ, उनका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या ई सेल। इज दिस क्लियर? तो हम क्या कह देंगे? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर हम बात करें कि ये जो सेल पोटेंशियल है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका सबसे स्टैंडर्ड मेथड जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वैसे कम को माइनस करने के बाद, यानी कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज योर सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ठीक है, यही बात यहां पे कही गई है, एक बार ध्यान से देखिए। द सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल। यानी जो सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है दो हाफ सेल जिनसे वो सेल बना है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज से। And for which the most commonly used method for its determination is when the standard reduction potential of both the electrodes are taken into account। और इसके लिए जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हम लेते हैं डिटर्मिनेशन करने के लिए ई नॉट सेल का, या हम कहें सेल पोटेंशियल का या सेल वोल्टेज का, वो जब हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी की वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रोड के लिए दे रखी हो। तो यही हमने कहा है, एसआरपी ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस कर दीजिए, हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो हम क्या कह देंगे? ई नॉट सेल क्या हो गया? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि जो हमारा ई नॉट सेल है, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज है। अगर आप सिर्फ ई सेल कहते हो तो वो सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आपने ई नॉट लगा दिया, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो, वही कंडीशंस जहां पे 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो यही बात यहां पे कही गई है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज, दैट इज ई नॉट सेल, is the cell potential when both the reactants and products are in their standard states में होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल पोटेंशियल को या सेल वोल्टेज को स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब कहा जाएगा? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, जो गैसेज है वो 1 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर पे प्रेजेंट हो, सॉलिड्स और लिक्विड्स अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर किया जाए। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को रखने पर जो हमारे पास सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज आएगा, उसी को ही हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज कहेंगे। अब अगर हम बात करें डेनियल सेल की, जिसके बारे में हम स्टडी अपनी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एग्जांपल है, तो ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल इज 1.10 वोल्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। हमारे पास जो डेनियल सेल है, अगर उसकी ई नॉट सेल की वैल्यूज की हम बात करें तो वो होता है 1.10 वोल्ट, और उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ई नॉट सेल एसआरपी ऑफ कैथोड। अब यहां पे देखिए कैथोड कौन है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और कैथोड का हमको क्या लिखना है? रिडक्शन, यानी कॉपर +2 किस में रिड्यूस हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। और ये क्या लिखा है? ई नॉट। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड विच इज जिंक, और ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 1.10 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर +2 कॉपर सॉलिड माइनस ई नॉट जिंक +2 जिंक सॉलिड। ई नॉट ये हो गया एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, और ये डिफरेंस कितना आया? 1.10 वोल्ट। यानी हमको डेनियल सेल से जो एनर्जी मिलती है, जो पोटेंशियल आपको ऑब्टेन होता है, वो कितना है? 1.10 वोल्ट। ओके, अब आगे देखिए।
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किसी भी गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे कॉमन जो रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं वो क्या है कि एनोड को आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, सेंटर में सॉल्ट ब्रिज को लिखते हैं और फिर राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखते हैं। तो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, पहले एनोड लिखेंगे। अब एनोड में क्या लिखा होगा, तो एनोड पे आप सभी को पता है कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, उसको आप मेंशन करेंगे। अगर वहां पे फेज चेंज हो रही है, सॉलिड एक्वस में आ गया, गैस एक्वस में आ गया, उस कंडीशन में आप स्लैश यूज करेंगे और उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करेंगे। सॉल्ट ब्रिज उसके बाद रिप्रेजेंटेशन में आएगा और सॉल्ट ब्रिज को आप 2 पैरेलल लाइंस बना के डिनोट करेंगे। फिर जब बात करें कैथोड की, तो जो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे हो रही है उसको वहां एक्सप्रेस किया जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेनियल सेल में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है एनोड पे, वो क्या होती है, जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 एक्वस। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली एक स्लैश आएगा और यहाँ पे एनोड पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो चार्ज भी आएगा। तो आपने लिखा एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड इट इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 एक्वस। तो ये आपका हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन और आपने नेगेटिव चार्ज भी मेंशन कर दिया, तो एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एनोड का हो गया। फिर सॉल्ट ब्रिज को 2 पैरेलल लाइन से डिनोट किया। आप सभी को पता है डेनियल सेल में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसमें कॉपर +2 एक्वस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो कॉपर +2 एक्वस, अब फिजिकल स्टेट डिफरेंट है कॉपर सॉलिड से, तो यहां पे स्लैश आएगा, कॉपर +2 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया डेनियल सेल का। और किसी भी गैल्वेनिक सेल की अगर बात की जाए तो पहले एनोड को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखी जाएगी, फिर सॉल्ट ब्रिज को लिखेंगे, वहां पे 2 पैरेलल लाइंस बनाई जाएगी, और फिर कैथोड को लिखेंगे, वहां पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। यानी गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में जो प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन है वो हमें कैसे पता चलती है या वो क्या होती है, सेल रिएक्शन का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए हमने 3 अलग अलग केस बना लिए हैं, 3 अलग अलग कंडीशंस उसके लिए होती हैं जो हमें प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन दे सकता है। केस 1, सबसे पहले केस की बात करें, व्हेन E0 सेल इज लेस देन 1.10 वोल्ट। जब आपके पास जो E0 सेल है, जो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज है, उसकी वैल्यू 1.10 वोल्ट से कम है, तो उस समय क्या होगा। तो आप सोचिए कि आपको गैल्वेनिक सेल से कितनी एनर्जी मिलती है, 1.10 वोल्ट, और आपको क्या कह रहा है केस 1 में कि E0 सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10 वोल्ट से कम है। यानी जितनी एनर्जी आपको मिलती है उससे एनर्जी अभी कम मिल रही है, तो ऑब्वियसली अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी सेल रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन पे जब E0 सेल की वैल्यू 0.01 से लेके 1.10 से कम तक कुछ भी वैल्यू रखता है, इन दैट केस मतलब सेल रिएक्शन हो रही है। अब सेल रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, जिंक डिसॉल्व हो जाएगा एनोड में, जिंक +2 आयन बना लेगा एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कॉपर +2 आयन आएंगे और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। जब ये काम होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होगा, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो भी होगा। तो करंट फ्लो कहां होगा, करंट फ्लो विल अकर फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन फ्लो की। तो जब आपके पास E0 सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट से कम है तो इसका मतलब अभी सेल रिएक्शन हो रही है या सेल रिएक्शन होती है, और उस समय जिंक डिसॉल्व हो जाएगा एनोड पे, जिंक +2 आयन बना लेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, कॉपर +2 आयन कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा
जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ और करंट फ्लो होगा कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ। अब दूसरा केस कि जब आपके पास ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट के इक्वल आ गया, यानी सेल रिएक्शन होती रही और लास्ट आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1.10 वोल्ट। अब आप सोचिए कि आपको इस डेनियल सेल से या गैल्वेनिक सेल से कितनी एनर्जी मिलनी थी 1.10 वोल्ट। अभी कितनी एनर्जी मिल गई तो 1.10 वोल्ट। तो जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी उतनी एनर्जी इस सेल से आपको मिल गई, या ये कहें कि इस सेल को जितना काम करना था, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करना था, उतना इसने प्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे ही ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट आ गई, अब अपना फाइनल डेस्टिनेशन अचीव हो गया। अब इस समय कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ना तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी एनोड पे, ना रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी कैथोड पे, ना कोई सेल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो जब ई नॉट सेल की वैल्यू डेनियल सेल के केस में अगर हम बात करें 1.10 वोल्ट आ गई, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच गया, उस समय कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो ये दो केस हमने डिस्कस किए। अब आगे बात करते हैं केस 3 की। तो देखिए ध्यान से, जब हम बात करें केस 3 की, व्हेन एक्सटर्नल ई नॉट एक्सटर्नल इज मोर देन 1.10 वोल्ट। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है कि अब आप क्या कर रहे हो, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो वो 1.10 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। यानी अब आप क्या कह रहे हो कि अब सेल रिएक्शन तो होना बंद हो गया। अब आपने कहा नहीं, हम तो फिर भी सेल रिएक्शन करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे? तो 1.10 वोल्ट जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल हम देंगे। तो जब आपके पास ई नॉट एक्सटर्नल की वैल्यू 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो गई तो अब आप जो एनर्जी दोगे उससे जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है वो हो जाएगी। और जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देके कैरी आउट कराते हो तो वो फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया। यानी अब इस कंडीशन पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा तो जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। तो जब आप ई नॉट एक्सटर्नल 1.10 वोल्ट से ज्यादा प्रोवाइड कराते हो या उससे ज्यादा देखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिकम एंड बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस समय क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया और उसके जैसा बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया मतलब क्या हुआ? अब एनोड कौन है? कॉपर। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। और जिंक क्या है? कैथोड। वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब कहां से कहां फ्लो करेंगे? नॉर्मली कहां से कहां फ्लो करते हैं? जिंक से कॉपर। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया अब कहां से कहां फ्लो करेंगे? कॉपर से जिंक। और करंट फ्लो जो नॉर्मली कैसे होता था? कॉपर रॉड से जिंक रॉड, अब कैसे होगा? जिंक रॉड से कॉपर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब पहले क्या हो रहा था? कॉपर डिपॉजिट होता था और जिंक डिसॉल्व होता था। अब कॉपर डिसॉल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे और जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। जिंक डिपॉजिट हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और कॉपर डिसॉल्व हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जब ई नॉट एक्सटर्नल की वैल्यू 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो गई तो कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। जो केस 1 में पढ़ा वह जस्ट उसका ऑपोजिट केस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं तीनों केस आपको समझ में आए होंगे। अब आगे देखिए। अब देखिए हम स्पेशल नोट की बात करते हैं। Here the E naught cell in the first two cases is the external opposite potential which is applied in the galvanic cell। यानी जो हम बात करें ई नॉट सेल की, जो फर्स्ट 2 केसेस हमने लिए वो एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल है जो गैल्वेनिक सेल में अप्लाई आप कर रहे हैं। ई नॉट सेल की जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, किसी सेल रिएक्शन की हेल्प से किया जा सकता है या सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से किया जा सकता है, जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों हाफ सेल के गिवन होते हैं। तो वापस समझिएगा मैंने क्या कहा कि ई नॉट सेल के डिटर्मिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछे जाते हैं तो उस पे 2 कंडीशन है, या तो आपको सेल रिएक्शन देगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, या आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा हाफ सेल के, जिससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए यही बात कही गई है, ई नॉट सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ अ सेल रिएक्शन
or by the help of cell representation where the values of electrode potential of both the half cells are given, जहां पे दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होंगी और आपको या तो सेल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, या सेल रिएक्शन मिलेगी, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। उसको दोनों कंडीशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, जिससे कि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। आपके सामने एक सेल रिएक्शन दे रखी है, उसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, यानी इसमें क्या हो रहा है, आपको सेल रिएक्शन की हेल्प से ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक्स सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, x+2 एक्वस, और y+2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, y सॉलिड में। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि x जो x+2 में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने उसको एक्सप्रेस भी कर दिया है, X solid converting into X+2 aqueous, this is oxidation, and Y+2 aqueous, this is converting into Y solid, this is your reduction। आपको दोनों के लिए दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 X+2X कितना है, -0.30 वोल्ट, और E0 Y+2 aqueous Y solid कितना है, -0.20 वोल्ट। तो जो रिडक्शन हो रहा है जिसका, वो हो गया आपका कैथोड, दैट इज Y, और जो X है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया आपका एनोड। दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ही गिवन है, तो एग्जैक्टली वैल्यू यूज कर लेंगे। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, Y, एनोड कौन है, X। Y की वैल्यू कितनी है, -0.20, माइनस X की वैल्यू कितनी है, -0.30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -0.20 प्लस 0.30, ये आ गया आपके पास 0.10 वोल्ट प्लस का। ये आ गया इस गिवन सेल रिएक्शन का ई नॉट सेल कैलकुलेशन, जो कि हमने सेल रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से किया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है आपको, और इस बार सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा। तो देखिए, कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग सेल। आपको दे रखा है एक्स सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू X+2 एक्वस, दिस इज माइनस, दैट मींस इट इज एनोड, सॉल्ट ब्रिज इज देयर, और फिर क्या लिख रखा है, Y+3 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू Y सॉलिड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, मींस दिस इज कैथोड, और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं, Y+3 एक्वस Y सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू कितना है, +0.20 वोल्ट, और X+2 एक्वस X सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, -0.20 वोल्ट। अब आपको यह समझ जाना है कि जो आपने यह माइनस साइन लिख रखा है, या जो ऑक्सीडेशन जहां शो कर रखा है, वो है एनोड, जो कि हो गया आपका X। तो ये आपका हो गया एनोड का SRP जो गिवन है -0.20 वोल्ट। फिर जो कैथोड है वो आपको दे रखा है राइट में, जहां रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन दर्शाई गई है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में, तो Y हो गया आपका कैथोड, और ये हो गया Y का यानी कैथोड का SRP, जो कि है +0.20 वोल्ट। अब फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है, ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, ई नॉट Y+3 एक्वस Y सॉलिड, और एनोड कौन है, ई नॉट X+2 एक्वस X सॉलिड। ई नॉट Y+3 एक्वस Y सॉलिड कितना है, +0.20 वोल्ट, माइनस ई नॉट X+2 एक्वस X सॉलिड कितना है, -0.20 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.20 वोल्ट प्लस 0.20 वोल्ट, दैट कम्स आउट टू बी 0.40 वोल्ट। तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से ई नॉट सेल का कैलकुलेशन करना, जो कि हमने समझा, राइट। तो यहां पे जो स्पेशल नोट ऊपर बताया गया, उस पे बेस पे हमने दोनों क्वेश्चंस देखे कि कैसे ई नॉट सेल का कैलकुलेशन किया जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, और कैसे ई नॉट सेल का कैलकुलेशन किया जाता है सेल रिएक्शन की हेल्प से। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से, अब हम आ गए हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन। जो सेल रिएक्शन हो रही है उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं। तो देखिए, कोई भी सेल रिएक्शन जो गैल्वेनिक सेल के अंदर होती है, वो अपने आप होगी या नहीं, वो फिजिबल है कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल की हेल्प से। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ही हमको बताता है कि जो ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन क्या है, या सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की हेल्प से। तो देखिए ध्यान से, द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन इन अ गैल्वेनिक सेल इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा G0, एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दैट इज E0 सेल, विच मेजर्स द ड्राइविंग
ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, यानी जो भी सेल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रही है उसकी फिजिबिलिटी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट की हेल्प से, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो कि आपका होता है ई नॉट सेल उसकी हेल्प से करेंगे, विच मेजर्स द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। और ये क्या डिसाइड करते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी वो यहां से पता चलेगा। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट आपका हो गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ई नॉट सेल हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यही बात यहां पे कही गई है, वेयर ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। जो सेल रिएक्शन हो रही है उसमें एनोड और कैथोड को मिला के टोटल कितने हुए, चाहे एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, या आप ये भी कह सकते हैं कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ऑक्सीडेशन में कितने लूज हुए या रिडक्शन में कितने गेन हुए। जो एन आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आएगा, चाहे आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस के काउंट करो या रिडक्शन प्रोसेस के काउंट करो। एफ क्या होता है, फैराडे चार्ज, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 96,500 कूलम पर मोल इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहां पे जो चार टर्म्स लिखे हैं चारों को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या कौन सी चीज क्या होती है, और डेल्टा जी का कैलकुलेशन यहां से किया जाता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जामिनर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा जी की वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। इसके लिए हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। पहला केस या पहली कंडीशन, जब ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो। तो जब ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी और आपके पास डेल्टा जी के फॉर्मूले में माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से कम आएगी। यानी ई नॉट सेल जब जीरो से ज्यादा आएगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से कम आएगी, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से कम आएगी, इसका मतलब हो गया कि सेल रिएक्शन फिजिबल है और स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। सेल रिएक्शन अपने आप होगी, सेल रिएक्शन होगी और अपने आप भी होगी, राइट। कब, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो, और वो कब होगा, जब ई नॉट सेल पॉजिटिव हो। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा केस कि जब हम कह रहे हैं ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो से कम है, और जब ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो से कम है यानी कि नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी और पॉजिटिव आएगी। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो आप अच्छे से जानते हैं कि सेल रिएक्शन नॉट फिजिबल है और नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। जब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो से कम आ गई, नेगेटिव आ गई, इन दैट केस हम बोलेंगे सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। एक पहली बात तो होगी नहीं, और अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस उसका नेचर होगा। तीसरी कंडीशन, तीसरा केस हम ये कह रहे हैं जब ई नॉट सेल की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो। तो आपके पास जो ई नॉट सेल आता है कैसे आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो वैल्यू अगर एग्जैक्टली जीरो आ रही है तो डेल्टा जी नॉट भी आपके पास क्या आएगा, एग्जैक्टली जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सेल रिएक्शन डू नॉट अकर एंड इट इज नॉट वर्किंग, यानी यहां पे सेल वर्क नहीं कर रहा है और सेल रिएक्शन नहीं हो रही है, राइट। ये तीनों कंडीशंस कहां से आई, जैसा आपके पास ई नॉट सेल का वैल्यू होगा वैसा ही डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, और वहीं से थर्मोडायनेमिक्स का पता चल जाएगा कि सेल की अभी करंट कंडीशन क्या है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की, जहां पे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन को रिलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आएगा, और उस समय हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो कि होता है डेल्टा जी नॉट, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Kc को रिलेट करें तो वहां पे क्या रिलेशन आएगा, तो यही बात यहां पे कहना चाह रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Kc कैन बी रिलेटेड एज, डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, -2.303 RT log base 10 Kc, राइट। यहां पे डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और जिसको हम जूल में अगर लिखें तो R हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T क्या है, टेम्परेचर जो कि जनरली हम केल्विन में यूज करते हैं। अब आपने देखा डेल्टा जी को आपने इक्वेशन 1 में किससे रिलेट किया था, ई नॉट सेल से। यहां पे डेल्टा जी को किससे रिलेट कर रहे हैं, Kc से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और दोनों ही डेल्टा जी की वैल्यू है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से।
तो कंपेयर करने पर हम क्या बोल देंगे, -2.303 RT log base 10 Kc इट इज इक्वल टू -NF E0 सेल। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2.303 RT log base 10 Kc इज इक्वल टू NF E0 सेल। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो एग्जामिनर आपसे बोल सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log Kc निकालो, तो आपको ये पूरा टर्म जो Kc के log Kc के साथ वाला है वो इधर भेज देना है। अगर एग्जामिनर आपसे E0 सेल पूछता है तो उसके साथ वाला जो टर्म है NF उसको इधर भेज देना है। तो दो कंडीशन एग्जामिनर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब डिटरमाइन करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा log base 10 Kc इज इक्वल टू NF E0 सेल अपॉन 2.303 RT। जो Kc के साथी थे, दोस्त थे, जो मल्टीप्लाई में थे, वो इधर इक्वल टू किधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो log base 10 Kc हो जाएगा NF E0 सेल अपॉन 2.303 RT। सेकेंड, अगर हम बात करें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज, अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज E0 सेल निकालना है तब क्या होगा, तो E0 सेल हो जाएगा 2.303 RT log base 10 Kc अपॉन NF। जो E0 सेल के साथी थे N और F वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो E0 सेल हो जाएगा 2.303 RT log base 10 Kc अपॉन NF। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा उस पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका आपको आइडिया हो जाए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ सेल रिएक्शन 2Fe+3 plus 2I minus aqueous gives 2Fe plus 2 aqueous plus I2 aqueous. E0 is given 0.24 volt at 298 Kelvin temperature। यानी आपके सामने एक सेल रिएक्शन दे रखी है, उस सेल रिएक्शन के लिए आपको दे रखा है E0 कितना है 0.24 वोल्ट। अब इस सेल रिएक्शन के लिए क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज। जो इस सेल रिएक्शन है इसका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 कितना होगा वो आपको बताना है। गिवन है आपके पास फैराडे कांस्टेंट F कितना है 96,500 कूलाम पर मोल। अब यहाँ पे देखिए कि जो Fe+3 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके पास 2 मोल्स ऑफ Fe+3 हैं और 2 मोल्स ऑफ Fe+2 हैं, तो टोटल कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा N कितना हो गया, 2। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, आयोडाइड आयन जब आयोडीन एटम में कन्वर्ट होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। लेकिन 2 आयोडाइड आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2। तो आयोडाइड आयन से आयोडीन बनने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2। तो N कितना आ गया, 2। N इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, वो इसकी खास बात है। बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। तो डेल्टा G0 क्या आएगा, -NF E0 सेल। N की वैल्यू 2 है, F क्वेश्चन में गिवन है 96,500 कूलम। E0 सेल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.24 वोल्ट। सारा जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास जूल में आएगा और किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा G0 क्या आ गया, आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, -N रख दिया 2, F रख दिया 96,500 और E0 सेल रख दिया 0.24। अब जब सारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा G आ जाएगा -46,320 जूल पर मोल। अब क्योंकि आपको आंसर किलो जूल में अगर निकालना हो, एग्जामिनर किलो जूल में कहे तो साथ में वो भी समझ लीजिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -46,320 अपॉन 1000 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जैसे आप 46,320 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेट कम्स आउट टू बी -46.32 किलो जूल पर मोल। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक ये था कि आपको N की वैल्यू गिवन नहीं है, उसको आपको यहाँ पुटअप करना था और N कितना आया, 2 आया। उसको चाहें तो आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आना चाहिए, ये इसीलिए आपको दोनों रिएक्शन की हेल्प से पता चल जाएगा। अब हम आगे दूसरे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी आगे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उन पे बेस्ड हैं। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। इस बार क्वेश्चन में पहले ही कह दिया N कितना है, 1 है। E0 cell is 0.59 volt at 298 Kelvin temperature. The equilibrium constant for the cell reaction is given 2.303 RT upon F is equal to 0.059 at T is equal to 298 Kelvin temperature. यानी एक ऐसा सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 0.59 वोल्ट और वो भी 298 केल्विन टेम्परेचर पर। और आपसे पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन क्या होगा।
तो हम क्या कह देंगे 2.303 RT अपॉन एफ का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में ही गिवन है 0.059 और कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे 2.303 RT log बेस 10 Kc इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। ये हमारा फॉर्मूला है। हमको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, लेकिन हमको इस NF को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि F की वैल्यू यहाँ पे सारी मिला के दे रखी है और N 1 है। तो हमने क्या कह दिया 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Kc, दिस इज E नॉट सेल। अब हमें पता है 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.059 और N कितना है 1, तो ये हो गया 0.059 log बेस 10 Kc, दिस इज इक्वल टू 0.59 जो कि क्वेश्चन में गिवन है E नॉट सेल। इस 0.059 को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा log बेस 10 Kc इज इक्वल टू 0.59 अपॉन 0.059। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 10। अब ये आके आपके पास log बेस 10 Kc की वैल्यू आई है। आपको क्वेश्चन में Kc पूछा है, log Kc नहीं पूछा है। तो log बेस 10 Kc पूछा होता तो आपका आंसर यहीं तक था 10 तक, लेकिन आपको Kc की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो थोड़ा इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इधर देखिए आपके पास आंसर आ गया log बेस 10 Kc इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आप log 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 से log 10 से मल्टीप्लाई करने में कोई आंसर में चेंज आएगा नहीं। तो आपने क्या किया log बेस 10 Kc इज इक्वल टू 10 log 10। जैसे यहाँ पे 10 log 10 किया तो ये 10 जो है वो इसकी पावर में आ जाएगा, बिकॉज n log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करें, n जो है वो पावर में आ जाएगी, यानी जो 10 है वो इस 10 के पावर में आ जाएगा। तो log Kc कितना आया, log 10 की पावर 10। अब आप log बेस 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो Kc आपके पास आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 10। तो आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने Kc डिटरमाइन किया, E नॉट सेल गिवन था। दो चीजें क्लियर हैं, या तो E नॉट सेल डिटरमाइन करना होगा या Kc डिटरमाइन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा, Kc कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम E नॉट सेल डिटरमाइन करते हैं। Kc हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन इज 10 इंटू 10 टू द पावर 15। कैलकुलेट E नॉट सेल ऑफ दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, इसका Kc आपको बता दिया 10 इंटू 10 टू द पावर 15 है। E नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दिख रहा है कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर प्लस 2 एक्वस में, तो N हो गया 2। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 2 सिल्वर प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहे हैं 2 सिल्वर सॉलिड में, तो यहाँ पे भी N कितना हो गया 2। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के लिए क्या गिवन है, 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू 0.059 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। जो आपके पास रिलेशन है उसको यूज करेंगे और वहां पे जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे ताकि आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 2.303 RT log बेस 10 Kc इट इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। अब यहाँ पे देखिए हम NF को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि E नॉट सेल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो 2.303 RT अपॉन F हमने एक तरफ कर दिया, 1 अपॉन N अलग कर दिया, log बेस 10 Kc कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 15। E नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2.303 RT अपॉन F क्वेश्चन में ही कह दिया कितना है 0.059। N कितना है 2, हमने कैलकुलेट कर दिया। log बेस 10 इंटू 10 टू द पावर 15, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो log 10 प्लस log 10 टू द पावर 15, ये आपका E नॉट सेल आ गया। अब इसको जब आपने 2 से डिवाइड कर दिया 0.059 को, तो ये हो गया 0.0295। log 10 कितना होता है 1, 15 log 10 की पावर 15 क्या हो जाएगा 15 log 10, दिस इज योर E नॉट सेल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.0295 1 प्लस 15, बिकॉज log 10 कितना होता है 1, तो E नॉट सेल आपके पास क्या आ गया 0.0295 1 प्लस 15। इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0295 इंटू 16, ये वोल्ट में आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E नॉट सेल आ गया 0.47 वोल्ट। तो इस तरह से आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने E नॉट सेल कैलकुलेट किया, Kc हमको गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2 में E नॉट सेल गिवन था, Kc हमने कैलकुलेट किया, और क्वेश्चन नंबर 1 डेल्टा जी के फॉर्मूले पे बेस्ड था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमने उसके बाद बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमने उसके बाद बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फिर हमने देखा सेल पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात की, फिर हमने देखा
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल क्या होता है, फिर हमने देखा प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन क्या होती है, उसके 3 अलग अलग केस समझे, फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन को समझा, डेल्टा जी को समझा, उसके दोनों फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, दोनों फॉर्मूले देखे और फिर उन दोनों को रिलेट किया, और वहाँ से फिर हमने ये समझा कि ई नॉट सेल जब गिवन हो तो डेल्टा जी के फॉर्मूले में जो हमने ई नॉट सेल लिखा था तो हम वहाँ से डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ई नॉट सेल गिवन हो तो के सी निकाल सकते हैं, के सी गिवन हो तो ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूँगा जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत को और थोड़ा सा हिम्मत मिले, हमको और थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, और हम आपके लिए और ऐसे ही सारे सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस और आपके लिए आपके बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट होने पर आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।